सो हेलो एंड वेलकम टू द एटॉमिक क्लासेस। मैं प्रशांत और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या मानव परिसंचरण तंत्र। ये टॉपिक हमारे 10th क्लास के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या मानव परिसंचरण तंत्र को हम 4 हिस्सों में कवर करेंगे। पहला है ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल्स, तीसरा हार्ट हृदय और चौथा लिम्फ या लसिका। इन 4 भागों में इस पूरे मानव परिसंचरण तंत्र को हम ख़त्म कर लेंगे 3 से 4 क्लास में। तो इसी के दौरान इसी टॉपिक के दौरान ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ही हम ब्लड से स्टार्ट करना शुरू करते हैं या ब्लड से स्टार्ट करते हैं। तो रक्त या ब्लड के बारे में कुछ अतिरिक्त जानने से पहले हम कुछ इसका बेसिक्स बात को समझने का कोशिश करते हैं। ब्लड का बेसिक्स क्या क्या हो सकता है। तो ब्लड हमारे बॉडी में ये एक ऐसा द्रव्य परिसंचरण तंत्र है या द्रव्य परिसंचारी द्रव्य है, कह सकते हैं परिसंचारी द्रव्य है, जो पूरे बॉडी में पूरे शरीर में यहाँ से वहाँ मूव करते रहता है, यहाँ से वहाँ चलते रहता है। इसको लिक्विड सर्कुलेटरी फ्लूइड भी कह सकते हैं, लिक्विड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं, लिक्विड सर्कुलेटरी सिस्टम या लिक्विड सर्कुलेटरी फ्लूइड कह लें। तो यह एक परिसंचारी द्रव्य है। और क्या जानते हैं इसके बारे में बेसिक्स बात कि ये कलर में कुछ मरून या रेड कलर का होता है। और ये ऐसा क्यों होता है? इसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है, इस वजह से ये लाल या मैरून कलर का होता है। इसके अलावा इसका पीएच मान जो होता है, इसका जो पीएच वैल्यू होता है ये 7.2 से लेके 7.4 के आसपास होता है। कहने का मतलब 7 से ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा? अल्कलाइन हो जाएगा, नेचर में ये अल्कलाइन हो जाएगा, या हिंदी में कहें तो क्षारीय हो जाएगा, है ना। इसके अलावा अगर कहें तो ये लगभग 7 से 8% होता है, 7 से 8% होता है हमारे पूरे बॉडी वेट का, हमारे पूरे बॉडी का 7 से 8% होता है ये ब्लड या रक्त। इसके अलावा अगर बात करें तो और क्या कह सकते हैं, ये लगभग मेल में या वयस्क मेल में, एडल्ट मेल में लगभग ये 5 से 5.5 लीटर के आसपास पाया जाता है। और वही बात करें एडल्ट वुमेन का या एडल्ट फीमेल में तो ये लगभग 4 से 4.5 लीटर के आसपास पाया जाता है। तो ये ब्लड का कुछ बेसिक्स का बात है जो जानना इम्पोर्टेंट है आगे पढ़ने से पहले। तो इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। अब हम ब्लड के लिए आगे देखते हैं कि ब्लड को और कितने आसान तरीके से हम पढ़ सकते हैं, या ब्लड का कंपोजिशन क्या है। कहें तो ब्लड का कंपोजिशन क्या है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड, मार्कर कंपोजिशन ऑफ ब्लड, है ना। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड मतलब रक्त जो है वह किन किन चीज़ों से मिलके रक्त का निर्माण होता है या रक्त बनता है। तो इसको हम समझने के लिए 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, ठीक है। 2 हिस्सों में बांट लिए। एक हिस्से को कहते हैं हम प्लाज्मा या मैट्रिक्स, ठीक है। इंग्लिश में कहें तो प्लाज्मा कह देते हैं। एक हिस्से को प्लाज्मा, हिंदी में भी प्लाज्मा ही कहेंगे, प्लाज्मा कह दें या मैट्रिक्स कह दें। इसके अलावा जो हमारा दूसरा हिस्सा होता है वो होता है हमारा ब्लड कार्प्यूस्कल्स। हाँ, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि बहुत कोई इसको ब्लड सेल कह देते हैं, लेकिन ब्लड सेल ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये हम पढ़ाते बीच में बता देंगे, टॉपिक के बीच में,
ठीक है, तो इसको हम लोग जब भी कहेंगे ब्लड कार्प्यूस्कल्स कहेंगे, है ना, और इसको प्लाज्मा या मैट्रिक्स कहेंगे। तो ब्लड जो है इन दो हिस्सों में बट गया, जिसमें ब्लड अगर 100% है, ठीक है, अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होता है, अगर ये ब्लड 100% है तो उसमें जो प्लाज्मा या मैट्रिक्स का मान है ये लगभग हमारे बॉडी में 55% के आसपास पाया जाता है। और ब्लड कार्प्यूस्कल्स का बात करें तो ये 45% के आसपास पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा मैट्रिक्स हो गया 55% के आसपास और ब्लड कार्प्यूस्कल्स हो गया 45% के आसपास। प्लाज्मा और मैट्रिक्स का कंपोजिशन हम थोड़ी देर बाद समझते हैं। ब्लड कार्प्यूस्कल्स को हम 3 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, 3 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहले हिस्से को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं RBC। ये नाम तो सुना होगा, सब लोगों ने सुना होगा कि RBC होता है। उसके अलावा क्या होता है WBC, है ना, और एक और क्या होता है प्लेटलेट्स, है ना। इन 3 भागों में हमने ब्लड को हमारे ब्लड कार्प्यूस्कल्स को विभाजित कर दिया। RBC को हम रेड ब्लड कार्प्यूस्कल्स या लाल रुधिर कणिकाएँ कहते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं रेड, इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्प्यूस्कल्स, रेड ब्लड कार्प्यूस्कल्स। ऐसे ही WBC को हम लोग वाइट ब्लड कार्प्यूस्कल्स कहते हैं, सेल नहीं कहना है, कार्प्यूस्कल्स कहते हैं। और प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स ही कहलाता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्प्यूस्कल्स, इसका वाइट ब्लड कार्प्यूस्कल्स, और ये प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स ही होता है। रेड ब्लड कार्प्यूस्कल्स को हम एक और नाम से जानते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि रेड ब्लड कार्प्यूस्कल्स इज आल्सो नोन एज, ये और किस नाम से जाना जाता है। तो रेड ब्लड कार्प्यूस्कल्स को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये इसका दूसरा नाम हो गया इरिथ्रोसाइट्स। उसी तरह से वाइट ब्लड कार्प्यूस्कल्स को हम लोग ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, और प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं, तो इतना कंपोजिशन समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या देखा, ब्लड 2 हिस्सों में बटा होता है। ब्लड का कंपोजिशन 2 हिस्सों में, एक प्लाज्मा या मैट्रिक्स है जो हमारा तरल भाग है, उसके अलावा ब्लड कार्प्यूस्कल्स है ना। ब्लड कार्प्यूस्कल्स को 3 भागों में हमने देखा, एक RBC, एक WBC, एक प्लेटलेट्स। RBC को दूसरे नाम में हम लोग इरिथ्रोसाइट्स, और WBC को ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कंपोजिशन समझने के बाद अब हम प्लाज्मा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंपोजिशन हमारा प्लाज्मा था, तो प्लाज्मा से स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा कितना पाया जाता है ब्लड में, लगभग 55% के आसपास पाया जाता है, मतलब ज़्यादा मात्रा इसी का होता है। इसके अलावा अगर इसका बात करें प्लाज्मा का, तो प्लाज्मा हमें कलर में पेल येलो या सरसों कलर का दिखाई देता है। जैसा सरसों होता है हल्का पीले चटकदार रंग का, ऐसा दिखाई देता है। पेल येलो कलर का होता है ना। कहीं कहीं कलरलेस भी लिखा होता है, लेकिन इसका ओरिजिनल कलर होता है पेल येलो कलर का होता है प्लाज्मा। ठीक है, उसके अलावा जो ब्लड में चिपचिपापन आता है रक्त में, अभी थोड़ी देर पहले उसका बेसिक्स में बता रहे थे कि रक्त चिपचिपा होता है, तो वो चिपचिपापन इसी के वजह से आता है। तो यह विस्कस होता है या चिपचिपा होता है, ठीक है, विस्कस बोल लें या चिपचिपा होता है। उसके अलावा क्या है, और प्लाज्मा के बारे में क्या जानते हैं हम लोग कि ये लगभग इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें कोई चीज़ होता है तो वो पानी होता है। लगभग वाटर, इसमें पानी जो होता है वो 90 से लेके 92% के आसपास सिर्फ और सिर्फ पानी पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर पाया जाता है। उसके अलावा जो बचा 8% के आसपास, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन और कुछ मिनरल्स
मिनरल्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स और कुछ मिनरल्स पाया जाता है। इसमें 8% के आसपास कुछ प्रोटीन और मिनरल पाया जाता है। तो 3 ऐसा मेन प्रोटीन है जो हमें याद रखना है, जो हमारे इसमें प्लाज्मा या मैट्रिक्स में पाया जाता है। 3 मेन प्रोटीन है, वो प्रोटीन का क्या नाम है? 3 मेन प्रोटीन है, ठीक है। पहला हो गया हमारा एल्ब्यूमिन, सबका काम बताएंगे, ये एल्ब्यूमिन है। उसके अलावा ग्लोब्यूमिन, उसके अलावा एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, फिब्रिनोजिन, ये 3 मुख्य प्रोटीन है जो कि हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं। एल्ब्यूमिन स्पेलिंग ALBUMIN, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन GLUBMIN, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और फिब्रिनोजिन, ये 3 मुख्य प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें फिब्रिनोजिन प्रोटीन का, तो इसका क्या काम है? यह रक्त में या हमारे रक्त में थक्का बनाने का काम करता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, यह ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, या कह सकते हैं यह रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। ये क्वेश्चन ऐसे ही MCQ में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है या फिर रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, तो वो हमारा फिब्रिनोजिन प्रोटीन है। उसके अलावा अगर एल्ब्यूमिन का बात करें तो यह हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस को, या कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है, जो दाब है, उस दाब को हमारे बॉडी के अंदर, हमारे रक्त के अंदर जो दाब है उसको मेंटेन करने में, कह सकते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है। टू मेक ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, यह हमारे बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है। उसके अलावा आता है अपना ग्लोब्यूमिन प्रोटीन। ग्लोब्यूमिन प्रोटीन क्या होता है? हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता, या फिर जिसको कह सकते हैं ना इम्यूनिटी को इंक्रीज करना, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है, इम्यूनिटी इंक्रीज करने का काम करता है, या प्रतिरोधकता बढ़ाता है। तो ये हमारा प्लाज्मा या मैट्रिक्स का कार्य है ना, ये हमारा प्लाज्मा या मैट्रिक्स का कार्य है। इसके अलावा कुछ मिनरल्स, जो हमने कहा मिनरल्स पाया जाता है इसमें, तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ मिनरल्स भी पाया जाता है। अगर मिनरल्स का नाम बोलें तो जैसे कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, जो हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब लवण, ये सब मिनरल्स हमारे बॉडी में प्लाज्मा के अंदर ही पाया जाता है। तो इतना बात प्लाज्मा के बारे में समझ में आया। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लाज्मा से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट मुख्य बात है वो यहाँ पे समाप्त होता है। इसके अलावा अगर बात करें कि हमारे बॉडी में से, जैसे अभी बताए क्लॉटिंग या जमना, रक्त का थक्का बनना, अगर जिसको रक्त का थक्का बनना समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर हमारे बॉडी से कहीं कट जाए या छिल जाए तो कुछ समय बाद वो अपने आप को खुद ब खुद रिपेयर कर लेता है। हमारा बॉडी अपने आप को रिपेयर कर लेता है, जिस वजह से कि हमारा रक्त नहीं बहे। अगर हमारा सारा रक्त, अगर वो बॉडी अपने आप को रिपेयर ना करे, यहाँ से कट छिल जाए, तो धीरे धीरे करके सारा रक्त निकल जाएगा और इंसान का डेथ हो जाएगा। इसी वजह से बॉडी अपने आप का खुद रिपेयर कर लेता है, वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के वजह से। वहाँ पे रक्त का थक्का जम जाता है, जिस वजह से कि रक्त बहना बंद हो जाता है। तो अगर बॉडी में से सारे रक्त का एक टर्म आता है, पूछा जाता है सीरम हम किसको कहते हैं? हिंदी में भी सीरम, इंग्लिश में भी सीरम पूछा जाता है MCQ में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी और 10th के बोर्ड में भी, कि सीरम हम किसे कहते हैं, सीरम क्या होता है। तो अगर हम अपने शरीर से
सारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को, जितना भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, इफ़ वी रिमूव ऑल ब्लड क्लॉटिंग factors from our body, then the liquid is known as serum. तो बचा हुआ जो तरल पदार्थ होगा उसे हम सीरम कहेंगे। हमारे बॉडी से अगर हम सारा का सारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें, सारा का सारा रक्त का थक्का जमने वाला जितना भी फैक्टर है, जैसे हमारा फिब्रिनोजन प्रोटीन है, अभी आगे चल के पढ़ेंगे कि प्लेटलेट्स है और विटामिन के है, इन सब चीज़ों को अगर निकाल दिया जाए तो बचा हुआ जो तरल पदार्थ है उसको हम लोग सीरम कहेंगे या सीरम के नाम से उसको जानेंगे। तो इस पार्ट में हमने ब्लड का बेसिक्स जाना, ब्लड का कंपोजिशन जाना और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्लाज्मा के बारे में भी समझा है, ठीक है। और बाकी का जो हमारा रक्त कणिकाएँ हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, है ना, ये सेकंड पार्ट में देखेंगे। बाकी बात इस वीडियो में अगर कुछ समझ में ना आया हो, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं।